हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आगे के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मास एंड वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है मास एंड वेट। इसके अलावा वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, वो भी हम पढ़ेंगे। और आज ये वाला चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। सो इसकी पीडीएफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, आपको वही ही कंसीडर करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है जो आपके एग्जाम में एंटरटेन नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। इसी वजह से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सो मास एंड वेट पढ़ लेते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मास वो चीज होती है जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर जितना प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम मास कहते हैं, राइट। अगर लेट्स से किसी मैटर में अमाउंट ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, एंड किसी के पास कम है तो उसका मास कम होगा। बेसिकली मास इज नथिंग बट द मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इसके अलावा वेट क्या है? देखो, मास और वेट ना क्लोजली एसोसिएटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मास को वेट से भी कई बार एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। बट जो वेट है वो क्या है? वेट इज अ पर्टिकुलर फोर्स जो कि क्या करता है, एग्जर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और इसमें ग्रेविटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं? वेट इज द फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी या ऑन ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जितना फोर्स ये पर्टिकुलर मास एग्जर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसका वेट कहते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर कोई 40 kgs का है ना, तो इतना ही वो वेट क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। लेट्स से कोई 80 kgs का है ना, सो उतना ही वो वेट वो एग्जर्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो वेट क्या है? वेट इज दी फोर्स। इसका फोर्स क्या होगा एज कंपेयर टू, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। एज कंपेयर टू बी, ए का फोर्स क्या होगा? कम होगा, और इसका फोर्स क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। ये वेट 80 kg ज्यादा फोर्स लगाएगा, हाई फोर्स लगाएगा। इसमें ग्रेविटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स ज्यादा वेट पुट करता है, ठीक है। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट, ये याद रखो आप। द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मास की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, या फिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, लाइक दैट। The mass of the substance is constant, whereas the weight may vary from one place to another due to change in gravity. अगर ग्रेविटी चेंज होगी, देखो ये वाला स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मास और वेट की अगर हम बात करें तो मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बट वेट क्या है? वो डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ओके। The mass of a substance can be determined accurately in the laboratory by using analytical balance. हम लैब में analytical balance यूज करके किसी भी substance का मास क्या कर सकते हैं? डिटरमिन कर सकते हैं, ओके। अब इसकी SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। देखो SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। मैंने एग्जाम्पल देने के टाइम भी kg लिखा ना, राइट। इतना ज़्यादा जब आपको कभी आपकी मम्मा ने बोला होगा कि आप सुपरमार्केट जाके सामान ले आओ या कुछ चीज़ें ले आओ, तो जब उन्होंने आपको अमाउंट बताया होगा तो वो भी इसी तरीके से अमाउंट बताती होंगी किलोग्राम्स में, है ना। सो हमारे रेगुलर रूटीन लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत लाइक सीमलेसली इंडल्ज हो चुकी हैं, हमें पता भी नहीं चलता दैट वी आर यूजिंग ऑल दीज यूनिट्स। सो ये जो यूनिट है किलोग्राम, SI यूनिट है, ठीक है। नाउ इट्स फ्रैक्शन इज नेम एज ग्राम्स, दैट इज 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, सॉरी 1000 ग्राम्स। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, ओके। हम लैब में ग्राम्स को भी एंड हम लैब्स में ग्राम्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि लैब में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो स्मॉलर अमाउंट में करते हैं, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट्स केजीज में नहीं कर सकते, उसे हमें ग्राम्स में या उससे भी छोटी यूनिट में मेजरमेंट करना होता है। अभी उससे छोटी यूनिट का डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। जस्ट रिमेंबर किलोग्राम होता है एंड देन उसका यूनिट होता है, जिसका फ्रैक्शन होता है वो ग्राम होता है, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000
ग्राम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं बताने वाली थी कि मास, वेट, वॉल्यूम ये फोरेंसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। सो जब कभी भी आपको कोई भी एविडेंस मिलता है, सो जितने भी एविडेंसेस होते हैं, है ना, अगर उनका ओरिजिन सेम है, मतलब वो सेम प्लेस से, सेम सब्सटेंस से आ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और इन प्रॉपर्टीज पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं, है ना, मास और वेट। लेट्स से कोई हिट एंड रन का केस है, ठीक है, एंड हिट एंड रन के क्राइम सीन पे मुझे क्या मिला है, ग्लास पीस मिला है। और ये जो ग्लास पीस है वो किससे टूट के गिरा है, जिसने गाड़ी ने टक्कर मारी और वो वहां से चली गई, उसका हेडलाइट का पीस टूट के गिर गया, ठीक है। तो उसका मास और उसका जो वेट होगा वो यूनिक होगा, है ना। उस पर्टिकुलर गाड़ी के जो दूसरे पीस से हम उसका मास और वेट देखेंगे और हमें जो क्राइम सीन से मिला उसका मास और वेट देखेंगे, तब जाके वो मैच करेगा, किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। हाँ, सेम मेक और मॉडल की गाड़ी के साथ मैच करेगा, लेकिन जो टूटा हुआ पोर्शन है वो भी हमें मैच करना होता है, राइट। सो कई सारी चीज़ें आप मैच करते हो, बट ये सारे के सारे फैक्टर्स ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। Okay, let's focus on volume now. So volume is the amount of space which is occupied by a substance or object. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। नाउ इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को हम m और उसके ऊपर 3 लिख के एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ कॉमनली यूज्ड यूनिट इन लेबोरेटरी इंक्लूड्स लीटर्स, मिलीलीटर्स, वेयर 1 लीटर हैव 1000 मिलीलीटर्स इन इट, ठीक है। लीटर्स जब आप कभी अपने घर पे मिल्क लेते हो, है ना, तो वो लीटर के अकॉर्डिंग लेते हो, 1 लीटर्स, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स एक्सेट्रा। एंड इससे स्मॉलर यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर या ml। लेबोरेटरीज में जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो ml में यूज़ करते हो, अगेन क्योंकि हमें लैब्स में स्मॉल अमाउंट में काम करना होता है। एंड आप फॉरेंसिक लैब में भी जब कभी फ्यूचर में काम करोगे तो भी स्मॉलर अमाउंट्स में ही आप डील करोगे, ठीक है। सो लीटर इज दी एसआई यूनिट और उसका जो स्मॉलर यूनिट है वो मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में वी हैव 1000 मिलीलीटर्स। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड using various instruments such as cylinders, pipettes, burettes, volumetric flasks, etc. Okay. नेक्स्ट रिलेशनशिप विथ मास क्या है इसका। सो रिलेशनशिप मास के साथ वॉल्यूम का ऐसा है कि इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और आप मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप से डेंसिटी डिटरमिन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अभी मैंने बोला मास और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन डेंसिटी होती है, तो इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन बताई हमें कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। लेट्स से अगर मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाऊं और ऐसा ही बॉक्स यहाँ पे बनाऊं एंड यहाँ पे मैंने पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे पुट करी, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज B। ओके, सो अब देखो A की डेंसिटी ज्यादा होगी या B की डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल विजिबल है A की डेंसिटी ज्यादा होगी। A की डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पे जो मास है वो ज्यादा है, ठीक है। इसमें मैंने मास क्या रखा, ज्यादा रखा, और इसमें मैंने मास क्या रखा, कम रखा। आपको विजिबली दिख रहा है ना। इस वजह से A की डेंसिटी ज्यादा है, B की डेंसिटी ज्यादा नहीं है, B की डेंसिटी A के कंपैरिजन में कम है, राइट। सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा था, मास बाय वॉल्यूम। इस तरीके से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट की अगर हम बात करें, सो डेंसिटी के जो यूनिट है इस किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg by m3,
kg/m3 क्यों? kg मास का है, m3 इज ऑफ वॉल्यूम, तो इसी तरीके से आपकी एसआई यूनिट भी ऐसी बनेगी। नाउ कॉमनली यूज यूनिट इंक्लूड्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को आप इस तरीके से लिखते हो, एंड ग्राम्स पर मिलीलीटर को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ये आप यूज करते हो एट टाइम्स। Then we have temperature. So temperature is the measurement of average kinetic energy of the particles in a substance. किसी भी substance में particles की जो average kinetic energy होती है उसे हम कहते हैं temperature, ठीक है। नाउ यूनिट क्या है? अब टेम्परेचर को आप कैसे समझोगे? लेट्स से जब किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है अगर, तो हम क्या कहते हैं कि अरे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर हम इसको कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि तेरा दिमाग बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है ना। यूजुअली इन रेगुलर लैंग्वेज, कभी आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने सिबलिंग से बात कर रहे हो, सो यूजुअली हम कहते हैं ना अपना दिमाग ठंडा रख, अपना दिमाग गर्म मत कर, राइट। सो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर लो टेम्परेचर को कि काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसके दिमाग की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जल्दी हो जाती है ना। और अगर कोई बहुत कूल रहता है, काम रहता है, तो उसके दिमाग की काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी स्लो एंड लो, ऐसे समझ लो। सो टेम्परेचर किसी का भी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी सो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगा। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज केल्विन। भाई ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, हम के से डिनोट करते हैं। इट इज़ used to measure the temperature. Commonly used unit also includes degree Celsius, जो हम बहुत commonly use करते हैं। हम usually like डे टू डे लाइफ में, इंडिया में डे टू डे लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट। हम फ़ारेनहाइट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम डिग्री सेल्सियस पे ही स्टिक्ड हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर रेगुलर हाउस होल्ड कि हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस टेम्परेचर, है ना। बट फ़ारेनहाइट भी एक्सप्रेस करा, बट फ़ारेनहाइट से भी आप टेम्परेचर एक्सप्रेस करते हो, केल्विन से भी और डिग्री सेल्सियस से भी, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करोगे? इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर्स such as mercury in glass thermometers, digital thermometers and infrared thermometers को हम IR thermometers भी बोलते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप टेम्परेचर क्या करते हो? मेजर करते हो। नाउ टेम्परेचर स्केल में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम केल्विन भी यूज़ करते हैं टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, एंड हम सेल्सियस भी यूज़ करते हैं कम टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, कह दिया मैंने, एक्सप्रेस करने के लिए। टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए केल्विन भी यूज़ कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस भी यूज़ कर रहे हैं, और फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना आपको ज़रूरी है। सो केल्विन क्या है? इट इज़ द एब्सोल्यूट स्केल स्टार्टिंग फॉर एब्सोल्यूट ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। केल्विन क्या है? ये एक एब्सोल्यूट स्केल है जो ज़ीरो से ही शुरू होता है, ओके। सेल्सियस क्या है? वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं इनको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द सेल्सियस। आपको ये पता है ऑलरेडी, बहुत काफ़ी ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी कॉमन है, फेमस है, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ रहे हो कि जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब पानी बॉईल होना शुरू होता है, जो उस पॉइंट पे बॉइलिंग शुरू होती है उसे हम कहते हैं 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट अगर मैं बोलूँ तो जो फ़ारेनहाइट के लिए है वो कोड है वाटर फ्रीजेस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट्स पे वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, एंड 212 फ़ारेनहाइट पे ये क्या करना शुरू करता है? बॉईल करना शुरू करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। सो 32 फ़ारेनहाइट एंड 212 फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। कन्वर्जन किस तरीके से होता है? सेल्सियस टू केल्विन। सो ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सो F इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32।
प्लस 32 हम ऐड करते हैं ना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं इन फॉर्मूला को। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहे तो 2 से 3 बार आप लिख लिख के देखोगे तो आंख बंद करके आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। आंख बंद करके भी आप लिख सकते हो इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल हम 5 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ते हैं। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है किससे? कंपाउंड से। कंपाउंड से जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है वो ये 5 इंपॉर्टेंट लॉज के थ्रू गवर्न होता है, या फिर हमें ये 5 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने हैं अगर हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रॉम कंपाउंड, ठीक है। सो एक एक करके देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है आपको कब मिला था? 1789 में मिला था। किसने प्रपोज करा था? एंटोनी ने प्रपोज करा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या मेन इसका फोकस था? इस पूरी की पूरी लॉ का, इस पूरी की पूरी थ्योरी का क्या मेन फोकस था? इट स्टेटेड दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इनका कहना था कि केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इनका कहने का मतलब ये था कि जितना मास आप रिएक्ट करवा रहे हो उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। सो ये जोसेफ ने प्रपोज करा था 1799 में, मतलब 1799 में। सो मेन काम क्या था? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका एक और नाम है भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसके 2 नेम हैं, है ना। आधार कार्ड वाला नाम अलग है और घर का नाम अलग है। सो ये याद रखना है कि इसके 2 नाम हैं। एंड इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था, इसने क्या बोला? अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट। इसका मतलब ये था कि बोल रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है ना, जो भी केमिकल कंपाउंड है, इट ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इनटू अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स एंड हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड। उन्होंने बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी केमिकल कंपाउंड किस तरीके से बन रहा है या किस सोर्स से आ रहा है, बट हमारा मानना ये है कि जो केमिकल कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड बना है तो वो हमेशा अपने कंपोनेंट्स को कैरी करता है इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। एक पर्टिकुलर मास के फिक्स्ड रेशियो में कंपोनेंट्स को कंटेन करता है केमिकल कंपाउंड, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा डेफिनिट प्रोपोर्शन। कि जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो डेफिनिट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ source and irrespective of how that particular compound is prepared, ठीक है। और इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मानना ये था कि कंपोजिशन तो कांस्टेंट है भाई, मास का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी, वेरी फेमस, 1803 में। नाउ इसका कहना क्या था? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन फ्रॉम मोर देन 1 कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन फ्रॉम more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are the ratio of small whole numbers, ठीक है। अब ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली चीज़ है ना, थोड़ी सी मॉडिफाई हुई, जो कि डाल्टन ने 1803 में बोला, और इसने बोला मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इन्होंने बोला कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल कंपाउंड से, तो उनका जो मास है वो किस तरीके से, जो फिक्स मास है वो एक पर्टिकुलर रेशियो से स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होता है, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है एंड दिस वर्क्स अराउंड गैसियस वॉल्यूम। इसे हम गे-लुसाक्स लॉ भी कहते हैं। गे-लुसाक्स लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गे-लुसाक वर्ड आया है, ये आया है उस साइंटिस्ट से जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय जोसेफ लुइस गे-लुसाक इन 1808। इन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम बड़ा यूनिक है, बड़ा अच्छा है, सो सबको ये याद
रखना चाहिए, इस वजह से उन्होंने बोला कि गैसेस वॉल्यूम के लिए जो लॉ रहेगा उसको बोलेंगे गे-लुसाक्स लॉ। When gases reacts together at a constant temperature, इस लॉ में हमें क्या पता लगा कि जब गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, अभी क्या कर रही हैं, गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं at a constant temperature and pressure, the volume of the reacting gases and the volume of product, if gaseous, are same, आर सिंपल होल नंबर्स रेशियो। तो इनका कहना था कि इनका जो रेशियो बनेगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो बनेगा जब गैसेस कांस्टेंट टेम्परेचर में, प्रेशर में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। तो जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, अगर वो गैसेस है तो गैसेस फॉर्म में सिंपल होल नंबर के रेशियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ का क्या कहना था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एमिडियो एवोगैड्रो इन 1811. It says the equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल सी थ्योरी उन्होंने बोली कि भाई इक्वल वॉल्यूम जो होती है गैसेस की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डील करती है। Now this implies that the volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas when temperature and pressures are constant. जब टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो जो मोल नंबर्स हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी भी आपको थोड़ी सी पढ़नी है इस चैप्टर में। सो इट वाज गिवन इन 1808 बाय डाल्टन। ही पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इन्होंने बोला कि मैं एक मस्त चीज़ पब्लिश करता हूँ। इन्होंने पब्लिश करा एक अपना काम जिसको बोला गया अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। और उसमें क्या क्या बताया इन्होंने, उसमें इस नए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में कुछ चीज़ें डाल्टन ने इंक्लूड करी थी। पहली क्या चीज़ बोली, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इन्होंने बोला कि भाई जो मैटर है ना वो इंडिविजुअल एटम कंसिस्ट करता है। दूसरी बात क्या बोली, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। इन्होंने बोला कि भाई जितने भी एटम्स है ना, एक तो वो आइडेंटिकल हैं, सारे जुड़वा हैं, एक तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आइडेंटिकल हैं और उनका जो मास है वो भी आइडेंटिकल है, एकदम डिट्टो, सेम टू सेम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब इनका कहना था जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स है दे हैव डिफरेंट मास। थर्ड चीज़ क्या बोली, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है ना। इन्होंने बोला कि जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं भाई, जब एटम्स ना डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में। चौथी चीज़ क्या बोली, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। इन्होंने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बोला एक और मस्त बात बताता हूँ, दीज आर नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये 3-4 चीज़ें उन्होंने अपनी न्यू पब्लिश्ड वर्क में बोला जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ठीक है, अब हम कुछ और 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि एटॉमिक मास, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. It may be noted that the atomic mass is obtained above are the relative atomic masses and not the actual atomic masses of the atom. ये हो सकता है कि आपका relative atomic mass हो। One atomic mass unit जिसे हम AMU कहते हैं is equal to 1/12 of the mass of the atom of carbon 12 isotope. देखो जो रेफरेंस है ना वो कार्बन 12 आइसोटोप है। कार्बन 12 के रेफरेंस में हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, और इसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव एवरेज एटॉमिक मास। पहले हमने देखा एटॉमिक मास, अब हमें देखना है एवरेज एटॉमिक मास। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स एज आइसोटोप्स विच आर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एलिमेंट तो सेम है बट डिफरेंट एटम होते हैं सेम एलिमेंट के विद डिफरेंट मास नंबर्स एंड सेम एटॉमिक नंबर, विथ डिफरेंट मास नंबर्स एंड सेम एटॉमिक नंबर। तो ये आपको याद रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि इट हैव मास सेम डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। Therefore, the atomic mass of an element must be its average atomic mass, and it may be defined as the average relative mass of an atom or an element was compared to the mass of the carbon atoms taken as C12, ठीक है। इसका भी जो रेफरेंस है वो C12 से ही हम लेंगे। Now molecular mass, molecular mass क्या है? It is nothing but the sum of atomic masses of the element present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंस हैं उनके एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास। आपको क्या करना है? एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। फॉर एग्जांपल CH4 की अगर हम बात करें सो इट्स 12.011 म्यू प्लस 4, ठीक है, ये प्लस 4 सो 1 1 1 1 4 टाइम्स सो 4, सो टोटल क्या होगा 16.043 म्यू, ठीक है। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। देन वी हैव मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली जो मोल होता है इट इज नथिंग बट अ यूनिट विच इज यूज टू काउंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, सिमिलर टू हाउ अ डजन काउंट 12 टाइम्स, ठीक है। जैसे हम एक डजन में 12 काउंट करते हैं ना, अगर आप जाके बोलोगे कि मुझे एक डजन बनाना चाहिए तो आपको 12 बनानास मिलेंगे, 12 आइटम्स मिलेंगे। तो उसी तरीके से जो मोल है एक तरीके का यूनिट है जिसके थ्रू हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 36। ये 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको क्या करना है? इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर नंबर जो आपको याद रखना है। दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर, और ये एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। नाउ इट हेल्प्स केमिस्ट टू काउंट एंड यूज मैनेजेबल क्वांटिटीज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो एक्सट्रीमली स्मॉल है, उनको मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को मेजर करने के लिए जो मोल है वो हेल्प करता है हमारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ वाटर मतलब H2O कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 water molecules. 1 mole of carbon atom contains 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms. तो अगर हम 1 मोल की, अगर ये 1 मोल से 2 मोल 3 मोल 4 मोल 100 मोल होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी उतनी ही लेवल से बढ़ती जाएगी। बेसिकली ये आपके काउंट करने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम्स को। Now molar mass is the mass of mole of a substance. It is expressed in gram per mole. So gram per mole में से एक्सप्रेस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि ग्राम्स पर मोल में आप इसे एक्सप्रेस करोगे। और ये क्या है? मोलर मास इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास है ऑफ अ सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर मोल। Now, how to calculate molar mass? To find the molar mass of a molecule, add up the atomic masses of all the atoms in the molecule and you will get the molar mass, ठीक है। Now, atomic masses can be found on the periodic table usually which is expressed in the AMU, that is atomic mass यूनिट। सो मोलर मास भी पता करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपको मोलर मास या मोल डिटेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखनी है आपको, ताकि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप गिवन इन्फॉर्मेशन अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लो, ठीक है।
So yes, this is molar mass. I hope we are done with this chapter and I hope सब कुछ clear हो गया है. If still you have question, query or doubt, please get in touch with me so that हम discuss करके आपके सारे questions, queries और doubt को clear कर सकें. So आपका जो some basic concepts of chemistry है complete हो गया है. मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राइटनेस कम थी. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है. अगर स्टिल कोई ऐसी चीज़ है जो मिस आउट हो रही है या फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं एमसीक्यूज बनाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ रह गई या मिस हो गई या कुछ रह रहा है, सो आई विल पुट इट इन दी नोट. ठीक है, नोट मतलब एक पीडीएफ आ जाएगी जो कि आपको क्लियरली स्टार मार्क में पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ें भी एक बार और पढ़ लो, है ना. और जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए तो उसमें भी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना. तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एवरीवन. yes, if you have any question, query, doubt, please get in touch with me and see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.